दोस्तों, जो हमने आर्थिक विकास की माप के लिए 5 दृष्टिकोण पढ़े हैं, उनमें से 2 महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिनके बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, क्रय शक्ति समता विधि अर्थात पीपीपी मेथड, ये इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि ये होता क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि विश्व बैंक विभिन्न देशों के रहन सहन की तुलना करने के लिए विश्व बैंक विभिन्न देशों के रहन सहन की तुलना करने के लिए पीपीपी मेथड का प्रयोग करता है। अर्थात इसका एक एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए कि हमारे देश में 100 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदी जाती है। 100 रुपये में एक मतलब कुछ वस्तुएं खरीदी जाती है। 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदी जाती है और वही वस्तु उतनी ही मात्रा में अमेरिका में या चीन में कितने रुपए की खरीदी जाएगी। अर्थात मानक देशों बोल सकते हैं जिनके जो मुद्रा होती है बहुत मजबूत होती है। तो अर्थात मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत के 100 रुपये में कुछ मात्रा में वस्तु खरीदी जाती है और वही सेम मात्र वस्तु किसी मानक देश में यूएसए चीन में कितने रुपए की या कितने रुपए की डॉलर की कितने डॉलर की खरीदी जाएगी, उसके आधार पर तुलना की जाती है। समझ रहे हैं ना। पीपीपी मेथड जो है, क्रय शक्ति क्षमता विधि जो है, वो है कि भारत के 100 रुपये में जो वस्तुएं खरीदी जाती है, वही वस्तुएं यूएसए या चीन में कितने डॉलर में खरीदी जाएगी, उसके आधार से तुलना करने के बाद क्रय शक्ति समता विधि में हम किसी देश के विकास को समझ सकते हैं। किसी देश के विकास में जो आर्थिक विकास हो रहा है उसे समझ सकते हैं। ये इसका एक एग्जाम्पल बताया मैंने आपको। अब विश्व ने पीपीपी के आधार पर भारत को यूएसए और चीन के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताया है। ये किसने बताया? क्रय शक्ति विधि ने। अर्थात जीडीपी ने ये नहीं बताया, भारत की जीडीपी बहुत कम है, जीडीपी के आधार पर भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो तीसरे नंबर की नहीं है, क्योंकि चीन की जीडीपी इससे भी अधिक है। तो जीडीपी जो है वो कम है। तो ये किसके आधार पर जो तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है भारत, किसके आधार पर है? ये है परचेजिंग पावर पैरिटी मेथड के आधार पर। ठीक है। तो क्रय शक्ति समता विधि के आधार पर भारत तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब दोस्तों, इसके बाद जो आता है दृष्टिकोण आर्थिक विकास के मापन में, जिस चर का प्रयोग किया गया है वो आता है, जिस दृष्टिकोण को रखा गया है, जिस आधार को रखा गया है, वो है मानव विकास सूचकांक। और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, और इसी से क्वेश्चन बहुत मिलते हैं देखने को। तो दोस्तों, मानव विकास सूचकांक HDI संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत, यानी कि UNDP के तहत, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विभिन्न देशों में आर्थिक विकास का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए UNDP विभिन्न देशों के आर्थिक विकास का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए प्रत्येक वर्ष अपनी मानव विकास रिपोर्ट अर्थात HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के तहत मानव विकास सूचकांक HDI जारी करता है। अर्थात नॉर्मल सी बात है, UNDP एक रिपोर्ट जारी करता है, मानव विकास रिपोर्ट, उसके अंतर्गत उसी के आधार पर मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है और यह प्रत्येक वर्ष होता है। अब जो आता है HDI मानव विकास सूचकांक की जो सर्वप्रथम मतलब प्रतिपादन जब किया, जिन्होंने किया वो थे महबूब उल हक। ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। 1990 में प्रतिपादन किया था इन्होंने इसका ना। HDI अब मानव विकास सूचकांक जिस प्रकार से आर्थिक विकास की जो रीढ़ है वो जीवन की गुणवत्ता होती है। जीवन की गुणवत्ता के कुछ चर होते हैं, कुछ आधार होते हैं, जैसे आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा। तो
इसी प्रकार से मानव विकास सूचकांक के भी कुछ चर हैं जिनके आधार पर मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी की जाती है। किसी भी देश की, विभिन्न देशों की अलग अलग हो सकती है। तो हमें चर अधिक हो सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ सीमित 2 चरों से अगर हमारे देश की ऐसी मतलब आय का पता लग रहा है, वहाँ की समृद्धि का, उसकी गुणवत्ता का पता लग रहा है, तो 2 चर का इस्तेमाल करके हम वो निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि चर ज्यादा हो तो हमें उनका सबका ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसलिए एचडीआई 3 चरों पर आधारित है। क्वेश्चन भी बनता है कि मानव विकास सूचकांक जो है कितने चरों पर आधारित है, 2 पर, 4 पर, 6 पर। तो ऑप्शन में आपको मिलेगा 3, तो उसका 3 आंसर होगा। या दे देंगे कि एचडीआई के जो चर है इनमें से कौन सा नहीं है, कौन सा भिन्न है, कौन सा एचडीआई के चरों को सही रूप से प्रदर्शित नहीं करता। इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एचडीआई के जो 3 चर है वो है शैक्षिक उपलब्धियां, पहला ये आता है शिक्षा सूचकांक में। दूसरा है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ये आता है स्वास्थ्य सूचकांक में। और तीसरा है प्रति व्यक्ति आय, ये आता है आय सूचकांक में। अर्थात शिक्षा सूचकांक, स्वास्थ्य सूचकांक और आय सूचकांक। ठीक है, ये तीनों चरों के आधार पर ही एचडीआई की रिपोर्ट बनती है। आप समझ सकते हैं कि इन तीनों का प्रयोग करके, तीनों चरों का प्रयोग करके ये रिपोर्ट बनाई जाती है। अब इसका जो इस एचडीआई रिपोर्ट का जो आधार है वो यही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, आय। आप ऐसे याद कर सकते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आय। अब आपको ऑप्शन दे देगा वो 4 कि इनमें से एचडीआई का आधार नहीं है, तो वो आपको 3 ये दे देगा, एक और दे देगा चौथा ऑप्शन। तो चौथा ऑप्शन नहीं होगा। ये 3 हो गया, आपको इन तीनों को ढूंढना है, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय, और टिक लगा देना है। उसके बाद जो एचडीआई है, एचडीआई का जो अधिकतम मूल्य है, क्वेश्चन आता है कि मानव विकास सूचकांक का अधिकतम मूल्य और न्यूनतम मूल्य क्या होता है। अधिकतम मूल्य होता है 1 और न्यूनतम मूल्य होता है 0। तो दोस्तों अब बोलोगे कि 0 और 1 का डिफरेंस आ रहा है, 0 से 1 मतलब डिफरेंस, मतलब ज्यादा अंतर नहीं, मतलब 0 के बाद 1 आता है, बहुत छोटा है। लेकिन क्या है, इसमें कई हजार देशों का एक साथ तुलना करके ये निकाल सकते हैं। ये निकालते हैं, जैसे 0 के बाद से शुरू करते हैं, 0.1, 0.11, 0.112, 0.1125 या 3, इस तरीके से कई हजार देशों को ये शामिल कर सकते हैं और उसका एक तुलनात्मक आधार पर आर्थिक विकास को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो दोस्तों अब जो हमारा अगला पॉइंट है इसका, वो है एचडीआई विभिन्न देशों के आर्थिक विकास की सापेक्षिक स्थिति को दर्शाता है। सपोज कीजिए कि भारत का पिछले वर्ष जो मानव विकास सूचकांक में नंबर था या रैंकिंग थी, वो अगले वर्ष 1 बढ़ गई है या घट गई है। ठीक है, अगर बढ़ती है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मतलब भारत के अंदर आर्थिक विकास हुआ ही हो, ये जरूरी तो नहीं है अगर रैंक बढ़ रही है। क्योंकि क्या है ना, पाकिस्तान का कम हो गया, मान लीजिए उनके तुलनात्मक कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो आधार है मानव विकास सूचकांक का वो तुलनात्मक है। ठीक है, किसी देश के साथ तुलना करने के बाद ही हम इसके आर्थिक विकास को समझा सकते हैं एक रिपोर्ट के माध्यम से। तो सपोज कीजिए कि भारत का पिछले गत वर्ष के आधार पर जो है रैंक है वो बढ़ गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आर्थिक विकास हुआ है। हो सकता है किसी अन्य देश का कम हो गया हो रैंक, तो ये तब भी तो बढ़ेगी क्योंकि तुलनात्मक है। और अगर ये घट गई है, हो सकता है दूसरे देश का बढ़ गया हो, जरूरी नहीं है। अगर ये घट रही है तो इसके मतलब इसमें मानव विकास सूचकांक के आधार पर इसकी रैंक घट रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आर्थिक विकास इसमें नहीं हो रहा है या स्थिर है, या मानव विकास सूचकांक जो रैंकिंग है भारत की वो स्थिर है अगले वर्ष भी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आर्थिक विकास हुआ ही नहीं।
क्योंकि तुलना हो रही है दूसरे देश से। तो दूसरा देश अगर घट रहा है, बढ़ रहा है, तो उसके आधार पर इसकी तुलना हो रही है, ये भी घट बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता, कहीं भी ये स्पष्ट नहीं होता कि आर्थिक विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। सिर्फ एक तुलनात्मक है कि उस देश के मुकाबले ये ऊपर है, अनुमानित कह सकते हैं जिसे। यह किसी देश के निरपेक्ष विकास के स्तर पर प्रकाश नहीं डालता। तो दोस्तों, यह किसी देश के निरपेक्ष विकास, अर्थात अगर इनको बोल दिया जाए, या मतलब ये किसी प्रकार से इस तरीके से नहीं करते कि भारत का सिर्फ और सिर्फ भारत की रिपोर्ट जारी कर देंगे कि ये इनका इतना रैंक है, ये ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि ये टोटल ही तुलनात्मक है, ना कि निरपेक्ष। अर्थात अकेले का ये आंकड़ा नहीं लगा सकते, अर्थात भारत की या किसी भी देश की आर्थिक विकास को एक अकेले के रूप में नहीं मापा जा सकता। कौन सी रिपोर्ट से? एसडीआई रिपोर्ट से। ये क्या होगा, इसमें तुलनात्मक होता है, आर्थिक विकास का जो मापन है वो तुलनात्मक स्थिति से होता है, और तुलनात्मक और सापेक्षिक स्थिति से ही इसका रैंकिंग दी जाती है। 194 193 प्रत्येक वर्ष देशों को इसमें रखा जाता है, और फिर उसी के हिसाब से 3 चरों के आधार पर शिक्षा, स्वास्थ्य और आय के आधार पर इनको रैंकिंग दी जाती है, 3 चरों के आधार पर। अगला पॉइंट है, यदि किसी देश का मानव विकास सूचकांक एसडीआई पिछले वर्ष के मुकाबले स्थिर हो, मैंने आपको बताया ना, यदि किसी देश का आर्थिक विकास जो है, मतलब एसडीआई है जो, वो पिछले वर्ष के मुकाबले स्थिर हो, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मतलब उसमें आर्थिक विकास हुआ ही नहीं। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखो, थोड़ा सा ये है कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अभी प्रॉब्लम आ सकती है, स्टार्टिंग है मेरा, तो मुझे इतनी प्रैक्टिस नहीं है, इतना मतलब टीचिंग का भी अनुभव नहीं है, क्योंकि मैं बीएड नहीं हूँ, और मैं नॉर्मली बीए वगैरह करने के बाद एमए किया मैंने, और उसी के आधार पे मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी खुद भी कर रहा हूँ। तो मैं इसी माध्यम से मैं चाहता हूँ कि अपनी पढ़ाई से भी दूर ना होकर जो मुझसे आता है मैं आपको बताऊँ। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट। धन्यवाद।